नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा पाठ हम शुरू करेंगे मानचित्र अध्ययन से। मानचित्र अध्ययन करने से पहले आपको एक निर्देश का ध्यान रखना होता है। मानचित्र में हमेशा इस तरह का निशान दिया होता है, एरो दिया होता है, जिसमें ऊपर का स्थान उत्तर दिशा और नीचे का दक्षिण दिशा को दर्शाता है। इसी तरह इस मानचित्र में यह क्षेत्र उत्तर दिशा, यह क्षेत्र दक्षिण दिशा को बताता है। उत्तर और दक्षिण दिशा के एक तरफ पूर्व दिशा और दूसरी तरफ पश्चिम दिशा इंगित होती है। यानी कभी भी जब हम मानचित्र देखते हैं तो वह इसी संकेत के आधार पर हमें समझना चाहिए। तो इस मानचित्र में हमें बताया गया है कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां कौन सी थी। पाठ के प्रारंभ में आपने पढ़ा था कि भारत में 16 महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद इस मानचित्र में चित्रित किए गए हैं। मानचित्र में एक चीज और बताई जाती है, वह है यह इंडेक्स, यह संदर्भ। इसमें कुछ संकेत दिए होते हैं जिसके आधार पर हम मानचित्र का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास गहरा ये काला निशान इस बात को इंगित करेगा कि ये उन महाजनपदों की राजधानी है। उदाहरण देखिए, जैसे कंबोज जनपद था, उसकी राजधानी राजौरी। गांधार जनपद, उसकी राजधानी तक्षशिला। मत्स्य जनपद, उसकी राजधानी विराटनगर। मथुरा जनपद, उसकी राजधानी शूरसेन। अवंती जनपद, राजधानी उज्जैन। इस तरह इस मानचित्र से हमें यह पता चलता है कि वे 16 जनपद भारत के किस किस स्थान में स्थित थे। मानचित्र से आप इसे अच्छी तरह याद कर सकते हैं और भविष्य के लिए तैयार भी कर सकते हैं। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये बहुत ही उपयोगी चीजें होती है। ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मगध राजतंत्र। अगला मानचित्र आपके सामने है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख केंद्र। मौर्य साम्राज्य जो था उसके प्रमुख केंद्र कौन से थे? यहां से लगा के यहां तक मौर्य साम्राज्य का प्रसार था। मौर्य साम्राज्य में दो तरह की राजधानियां थी। एक थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी और दूसरी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों की राजधानी। इस मानचित्र में यही दर्शाया गया है। जहां यह संकेत है वह है मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के अलावा इस संकेत से हमें प्रांतीय राजधानियों का पता चलता है। तोशाली, स्वर्णगिरी, उज्जैन और तक्षशिला, यह उस समय की प्रांतीय राजधानियां थी जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आती थी। अब आपके सामने चित्र है स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने का, सांची का स्तूप। यह मौर्य काल की एक बहुत ही विशेष देन भारतीय इतिहास को रही है। अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ वह स्तंभ है जिससे हमें हमारा राष्ट्रीय चिन्ह प्राप्त हुआ है। अशोक स्तंभ के यह ऊपर का जो शीर्ष भाग है, इससे हमें यानी हमारे देश भारत को अपना राष्ट्रीय चिन्ह प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत यह गोल चक्र अशोक चक्र को बताता है। अशोक कालीन अभिलेखों की लिपि कुछ इस प्रकार। आपको पता होगा कि इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, और यही आपका आज का कार्य है कि आप सब कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखेंगे कि मौर्यकालीन लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था। अब आपके सामने मानचित्र है अशोक का साम्राज्य 263 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक का। इस साम्राज्य में आपको कुछ संकेत दिए हुए हैं। देखिए, संकेत आपके सामने मानचित्र में जहां इस तरह का निशान है वहां हमें अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जहां यह संकेत है वहां हमें अशोक की लाट प्राप्त हुई है। जहां यह संकेत है वहां स्तूप। इस संकेत से लघु शिलालेखों का पता चला है और इससे गुहा लेखों को पता चला है।
एक उदाहरण देखिए, शिलालेख। मानचित्र में शाहबाज गड्डी में यह निशान हमें बताया गया है। इसका मतलब है कि अशोक के समय के शिलालेख हमें शाहबाज गड्डी में प्राप्त हुए हैं। इसी तरह सांची में हमें इस तरह का संकेत, इस तरह का निशान मिला है। इसका मतलब यहाँ हमें स्तूप मिले हैं। इसी मानचित्र के आधार पर आपको क्या करना है कि मानचित्र के आधार पर आपको देख के कमेंट करना है, याद भी करना है कि किस स्थान पर शिलालेख, किस स्थान पर अशोक की लाटें, किस स्थान पर स्तूप और किस स्थान पर लघु शिलालेख तथा किस स्थान पर गुहालेख प्राप्त हुए हैं। ये सभी कार्य आपको इस मानचित्र के आधार पर करना है। और अब बारी है हमारे आज की पाठ की, जिसे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन। किसी भी देश को चलाने के लिए प्रशासन अति आवश्यक होता है और मौर्य काल जहां भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था चालू हुई, उसका मौर्य प्रशासन कैसा था यह हम देखते हैं। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, यानी सारे देश का शासन एक ही स्थान से होने लगा। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं था। निरंकुश अपनी मनमानी करने वाला नहीं था। राजा सर्वोपरि था, परंतु अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं: राज्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के जो 7 अंग बताए हैं वे ये हैं। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी। राजा किन किन को नियुक्त करता था? मुख्यमंत्री को और पुरोहित को। लेकिन वह क्या करता था? पहले उनके चरित्र को अच्छी तरह जांच परख लेता था और इस क्रिया को कहा जाता था उपदा परीक्षण। यानी उपदा परीक्षण क्या है? उपदा परीक्षण वह क्रिया है जिसके द्वारा राजा चरित्र की जांच पड़ताल के बाद मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति करता था। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषा मंत्रण भी होती थी जो सलाह देती थी, जो एक तरह से मंत्री परिषद था। शासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है। इन्हें तीर्थ कहा गया है। यानी अर्थशास्त्र में क्या बताया है कि राज्य में 18 विभाग थे, केंद्र प्रशासन में 18 विभाग थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। प्रश्न क्या बनता है? अर्थशास्त्र में कितने विभागों का वर्णन है? 18। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तीर्थ। तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? महामात्र। और प्रमुख या महत्वपूर्ण तीर्थ कौन से होते थे? मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज। समाहर्ता, इसका कार्य राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। एक व्यक्ति होता था जिसका नाम होता था समाहर्ता, जिसका पद होता था। उसके कार्य क्या होते थे? वह राजस्व इकट्ठा करता था, खर्च का ब्यौरा रखता था और वार्षिक बजट भी तैयार करता था। सन्निधाता, सन्निधाता होता था कोषाध्यक्ष। साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष, गृह और अन्नगार बनवाना, यानी ये किसका कार्य होता था? ये सन्निधाता का कार्य होता था कि ये अपने राज्य में कोषागृह और अन्नागार बनवाएगा। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है। कितने विभागाध्यक्ष? कितने थे? 26 विभागों के अध्यक्ष होते थे। उनके मुख्य उदाहरण देखिए: कोषाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, लूणाध्यक्ष, विविताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, बंधनागार अध्यक्ष, आट्विक इत्यादि। यानी ये विभिन्न विभाग थे जिनके कुछ प्रमुख उदाहरण आपके सामने, जिनके अध्यक्षों के यहाँ बताए गए हैं। युक्तक और उपयुक्तक महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। यानी महामात्य जो होते थे उनके अंडर, उनके नीचे काम करने वाले सबसे निम्न स्तर के, सबसे छोटे स्तर के कर्मचारी कौन से होते थे? युक्तक और उपयुक्तक। प्रांतीय शासन। अशोक
के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से वो 5 प्रांत थे? यानी अशोक के समय मगध का जो साम्राज्य था उसे 5 प्रांतों में बांटा हुआ था। 5 प्रांत थे। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्रीय राजधानी उज्जैनी। कलिंग राष्ट्रीय राजधानी तोसाली। दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी और मध्य देश पाटलिपुत्र। इस तरह अशोक के समय ये हमारे 5 क्या थे? प्रांत थे। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। यानी प्रांतों के शासन के जो हेड थे, जो मुख्य थे, उनको क्या कहा जाता था? या तो उन्हें कुमार कहते थे या उन्हें आर्यपुत्र कहा जाता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे। यानी प्रांतों से छोटी इकाई कौन सी थी? विषय, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रांतों का शासन किनके पास होता था? कुमार या आर्यपुत्र। और उसके नीचे उससे छोटी इकाई थी विषय, और विषयों के जो हेड था, जो प्रधान हुआ करता था, उसे विषयपति कहा जाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था। यानी उससे छोटी इकाई क्या है हमारी? जिला। और जिले का मुख्य क्या होता था? स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। यानी सबसे छोटी इकाई जो थी शासन की, वह थी गोप। और उसके नियंत्रण में कितने गांव आते थे? 10 गांव आते थे। उनका शासन वह संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदृष्टिक नामक अधिकारी भी होता था। तो देखिए, समाहर्ता के अधीन कौन कौन से अधिकारी होते थे? एक तो आपका है प्रदृष्टिक, और दूसरा आपका क्या है? स्थानिक। जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। अब प्रदिष्टिक का कार्य क्या होता था? यह स्थानिक के, गोप के और दूसरे ग्राम अधिकारियों के काम की जांच पड़ताल करता था कि कहीं वे अपने कर्तव्यों को निर्वाह ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नगर प्रशासन मैग्नेथिस के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य। उनका एक बोर्ड होता था, एक मंडल होता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। ये 30 सदस्य 6 समितियों में, 6 अलग अलग भागों में बंटे हुए थे। प्रथम समिति का कार्य क्या होता था? उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करना। ये इनके कार्य हैं, जो ब्रैकेट में लिखे हैं, ये इन समितियों के कार्य हैं। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य चतुर्थ समिति का काम था व्यापार वाणिज्य को देखना। 5वीं समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और 6ठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 6 समितियां, प्रत्येक में 5 सदस्य, कुल 30 सदस्य। और हर समिति का कार्य ब्रैकेट में आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। सैन्य व्यवस्था। किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए सैन्य व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उस समय भी बहुत ही सुंदर सैन्य व्यवस्था की गई थी। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था। कंप्लीटली उसको अलग रखा गया था, यानी एक विभाग ही अलग बना दिया गया था सेना की व्यवस्था के लिए, जो 6 समितियों में विभक्त था। यहाँ भी कितनी समितियां थी? 6 समितियां थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 भाग की देख रेख करती थी। ये 5 विभाग थे: पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। ध्यान रहे कि सेना के जो 5 विभाग थे वो कौन कौन से थे? पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यानी इनका अधिकारी कौन होता था? अंतपाल होता था। यानी अंतपाल का संबंध सेना के प्रबंध से होता था। सीमांत क्षेत्रों के व्यवस्थापक भी अंतपाल कहलाते थे। मैग्नेथिस, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। यह बात किसने कही है?
मैग्नेथिस ने, और किस पुस्तक में कही है? इंडिका में। यानी मैग्नेथिस की पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त की सेना का हमें पता चलता है। न्याय व्यवस्था, सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यानी न्याय करने की सबसे ज्यादा पावर, सबसे ऊंचा स्थान किसका होता था न्याय में? सम्राट का होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहां ग्रामीण और ग्रामवृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानिक और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। ये सब क्या है? अपने अपने स्तर के, सबसे छोटा कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इस तरह के न्यायालय हैं। सबसे बड़ा, सबसे ऊपर का न्यायालय कहाँ होता था? पाटलिपुत्र। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के थे। यानी ये राजा का न्यायालय और ग्राम संघ, इसको छोड़ के बाकी जो भी न्यायालय होते थे, ये कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। धर्म स्थायी, पहला प्रकार कौन सा है? धर्म स्थायी। इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। यानी यहाँ निर्णय का कार्य कौन करते थे? धर्मशास्त्र में जो धर्म के पंडित हुआ करते थे, ज्ञाता हुआ करते थे, वह 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य थे। धर्मस्थयी एक प्रकार का दीवानी अदालत होती थी। चोरी, डाके व लूट के मामले, जिन्हें साहस कहा गया है, भी धर्मस्थयी अदालतों में रखे जाते थे। यानी धर्मस्थयी अदालतों में कौन से मामले होते थे? दीवानी मामले होते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थयी न्यायालय में लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा गया। अब वाक पारुष्य क्या थे और दंड पारुष्य क्या थे? इनका संबंध कुवचन से, किसी को बुरा बोल देने से, मानहानि, किसी के सम्मान में चोट पहुंचाने से, मारपीट आदि, इनसे संबंध होता था। किनका? वाक पारुष्य का और दंड पारुष्य का। दूसरे प्रकार का न्यायालय था कंटक शोधन। ये फौजदारी अदालतें थी। 3 प्रदृष्टिक और 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मामले किसके बीच में होते थे? राज्य और व्यक्ति के मध्य। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। यानी नगर का जो न्यायाधीश होता था, न्याय करने वाला व्यक्ति था, उसे तो व्यवहारिक महामात्र, और जो जनपद का न्यायाधीश होता था उसे राजुक कहा जाता था। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग हैं। कौन कौन से? धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। यानी चाणक्य के अनुसार कानून के 4 प्रमुख अंग कौन से हैं? वे ये हैं। मौर्यकालीन समाज। हम किसी भी समय का इतिहास यदि पढ़ते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि उस समाज में, उस समय समाज की स्थिति क्या थी, लोगों के क्या वर्ण व्यवस्था थी, किस तरह स्त्रियों की स्थिति थी, यह सब हमें मौर्यकालीन समाज के अंतर्गत अध्ययन करने को मिलेगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैग्नेथिस कृत इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यानी मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी हमें किन आधारों पर मिलती है? अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक के अभिलेखों से। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार बनाया। यानी कौटिल्य के लिए इंपॉर्टेंट क्या था? वर्णाश्रम व्यवस्था। कौटिल्य ने चारों वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए थे। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियां जैसे निषाद, पराशव, रथकार, शक्ता, वेदेहक, सूत, चंडाल आदि का भी उल्लेख किया है। यानी इन्होंने 4 वर्णों का तो वर्णन किया ही है, साथ में ही कुछ जातियों का वर्णन भी अपनी पुस्तक में किया है। मैग्नेथिस की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया, जबकि मैग्नेथिस ने क्या किया है? 7 जातियों का वर्णन किया है। वे जातियां थी दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। इनकी 7 जातियां ये थी। मैग्नेथिस ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को
भुला दिया है। इन्होंने कोई अंतर नहीं किया, बिना किसी अंतर के अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वे अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। यानी मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन उन्हें पुनः विवाह, दोबारा से वो विवाह कर सकती थी। नियोग, इनकी समाज द्वारा, राज्य द्वारा अनुमति मिली हुई थी। और इसी के साथ आज का हमारा पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत।